नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश पर अब भारत की नजर प्रॉपर बन चुकी है क्योंकि उसके संबंध लगातार चीन के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत न केवल आर्थिक रूप से बांग्लादेश की मदद कर रहा है बल्कि अब हथियारों के रूप में भी भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है। जिस तरीके से चीन ने पनडुब्बी और आधुनिक हथियारों को बांग्लादेश को सौंपा है, ठीक उसी तरीके से अब भारत ने पूरा विचार बना लिया है कि वो LCA तेजस फाइटर जेट, LCH, LUH, ALH हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर प्लेन्स और अलग अलग सुरक्षा जैसी भारतीय निर्मित सुरक्षा गियरों को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश को $500 मिलियन का क्रेडिट स्कोर भी दे रखा है, जिसके तहत बांग्लादेश को ये हथियार दिए जाएंगे। जानकारों के मुताबिक नेवल गियर भी बांग्लादेश को प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनमें क्विक पेट्रोल वेसल, इंटरसेप्टर बोट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, पोवर्टी और टॉर्पीडो जैसे अलग अलग नेवल गियर शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा भारत बांग्लादेश को लेंथी वेरी सर्विलांस रडार और आकाश मिसाइल सिस्टम की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। इंडियन ओवरसीज के सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बांग्लादेश इंस्टीट्यूट फॉर वॉरहेड रिसर्च यानी कि BIISS में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था। भारत ने अतिरिक्त रूप से बांग्लादेश के प्रमुख नौसेना प्रतिष्ठानों में भारतीय अधिकारियों के कोष बनाने के अवसर का भी स्वागत किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि बांग्लादेश इस प्रकार जो भारत के द्वारा ऑफर किया गया है हथियारों का, उसमें कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है, जिसका मुख्य इश्यू जो है वो है जियोपॉलिटिकल स्टेटस। भारत से हथियार खरीदने के संदर्भ में बांग्लादेश के जो लोग हैं उन लोगों के अलग अलग विचार है और इस महत्वपूर्ण खबर को उन्होंने काफी कम तवज्जो दी है। हालांकि ढाका ने निर्णय लेने के लिए अपना समय मांगा है और भारतीय अधिकारियों को सलाह दी है कि संबंधित मंत्रालय को देश की नौसेना की इच्छा के अनुसार मुख्य रूप से लिया जाए। हालांकि यहाँ पर ये बात आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चीन का प्रेशर कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर दिख रहा है और चीन नहीं चाहता है कि बांग्लादेश को भारत हथियार सप्लाई करे, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑलरेडी चीन के BRI प्रोजेक्ट पर साइन कर लिए हैं और ऐसे में वो दोहरी स्थिति में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। चीन को दरअसल एप्पल कंपनी ने एक तगड़ा झटका दिया है और इसका फायदा सीधा सीधा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय IT और कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल बड़े पैमाने पर भारत में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एप्पल की 9 ऑपरेटिंग यूनिटें चीन से भारत शिफ्ट हो चुकी हैं। इनमें कंपोनेंट्स बनाने वाली यूनिट्स भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वैकल्पिक डेस्टिनेशन की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के प्रयासों में शानदार सफलता को देखते हुए हम प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट का बड़ा आइडिया लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने इससे पहले दावा किया था कि सैमसंग, फॉक्सकॉन, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को लुभाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI लॉन्च की थी। इस योजना के तहत अभी तक कई विदेशी कंपनियों ने भारत में आकर मोबाइल प्रोडक्शन और पार्ट्स के उत्पादन करने के लिए आवेदन किया है। सरकार ने हाल ही में इस योजना का दायरा बढ़ाकर 10 नए सेक्टरों को शामिल इसमें किया है। यानी कि एक बहुत बड़ा झटका चीन को कि चीन में भी जो एप्पल की यूनिट्स थी वो भारत में शिफ्ट हो गई हैं और भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग निर्माण के साथ साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस को लेकर आ रही है। फ्रांस ने पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मिराज फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और ऑगस्टा 90B पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन फ्रांस ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी के पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को समर्थन देने की आलोचना की थी, जिसकी वजह से फ्रांस ने ये कदम उठाया है। फ्रांस ने कतर से भी कहा है कि वो पाकिस्तानी मूल के टेक्नीशियंस को अपने फाइटर जेट पर काम न करने दे, क्योंकि वे फाइटर के बारे में तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को लीक कर सकते हैं। ये फाइटर जेट्स भारत के डिफेंस की सबसे अहम कड़ी हैं। पाकिस्तान अतीत में संवेदनशील जानकारी चीन के साथ साझा करता रहा है। फ्रांस ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के अनुरोध को लेकर भी कड़ी समीक्षा करना शुरू कर दिया है। फ्रांस की सरकार ने पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट को भी अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया है। ये फैसला पाकिस्तान की वायुसेना के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्रेंच फर्म डेसॉल्ट एविएशन के 150 मिराज फाइटर जेट हैं और इनमें से केवल आधे ही काम के लायक है। पाकिस्तान दशकों से मिराज फाइटर जेट खरीदता रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इनकी मरम्मत का काम होता है। पाकिस्तान और फ्रांस के राजनयिक ने एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान ने हाल ही में फ्रांस से फाइटर जेट को अपग्रेड करने की अपील की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान की फ्रेंच इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड करने का अनुरोध फ्रांस ठुकरा चुका है।
पाकिस्तान ने तीसरी बार अपनी ऑगस्टा 90B पनडुब्बी को एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम से अपग्रेड करने के लिए कहा था ताकि पनडुब्बी पानी के अंदर ज्यादा समय तक टिक सके, लेकिन फ्रांस ने इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं फ्रांस पर भारत का प्रेशर है और फ्रांस ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की मरम्मत करने से साफ मना कर दिया और ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दोस्तों, वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है, जिसने चीन को एक तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने तिब्बत की वास्तविक स्वायत्त और वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए 14वें दलाई लामा के कार्य को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही दलाई लामा की 3 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को जोड़ा गया है। अमेरिकी संसद में कहा गया है कि तिब्बत के लोगों की इच्छाओं, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के साथ ही उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय पहचान के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण को हम प्रस्ताव के माध्यम से समर्थन देते हैं। साथ ही अमेरिका के विशेष राजदूत सैमुअल डी ब्राउनबैक ने कहा कि चीन के पास अगला दलाई लामा चुनने का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है और बौद्ध धर्म के तिब्बती अनुयायी सैकड़ों सालों से अपना आध्यात्मिक नेता सफलतापूर्वक चुनते आए हैं। ब्राउनबैक ने चीन पर धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं मिलेगी। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को कहा है कि वो उजागर बौद्ध धर्म के तिब्बती अनुयायियों, ईसाइयों और फालुन गोंग समेत विभिन्न आस्थाओं पर हमला करना बंद करें। दोस्तों, यहाँ पे भारत को भी अमेरिका का समर्थन करने की जरूरत है और भारत अगर तिब्बत पर बोलेगा तो यहाँ पर चीन बैकफुट पर जरूर आएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति का शिकार तिब्बत को बनाया है। अगली खबर रूस और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। रूस और पाकिस्तान लगातार करीब आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने रूस के साथ एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि द्विपक्षीय गैस पाइपलाइन परियोजना है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पहले नए समझौते के तहत उत्तर दक्षिण गैस पाइपलाइन के रूप में इसे जाना जाता है। पाकिस्तान पाकिस्तानी स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना में 74% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि रूस 26% स्वामित्व रखेगा। परियोजना में पंजाब प्रांत के कराची के पोर्ट कासिम से कासूर तक 1122 किलोमीटर की हाई प्रेशर पाइपलाइन पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा रूस को इस परियोजना में आवश्यक खर्च 85% का हिस्सा बनना था, जबकि पाकिस्तान ने 15% पूंजी खर्च करनी थी। हालांकि रिपोर्ट ने महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत प्रदान नहीं की है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रूस के द्वारा किया जाने वाला ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों ने विभिन्न शर्तों के साथ समझौते की संशोधित संरचना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि स्पेस को लेकर आ रही है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है कि 2024 के अंत में पहले से नियोजित शुक्रयान को लॉन्च करना है। इसरो के टी मारिया एंटोनिटा ने शुक्रयान के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि शुक्रयान शुक्र के लिए भारत का पहला मिशन होगा और 4 साल से अधिक समय तक ये ग्रह का अध्ययन करेगा। इसरो ने इसे 2023 के मध्य में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था, जब इसरो ने 2018 में उपकरणों के लिए अपनी कॉल जारी की थी। लेकिन एंटोनिटा ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय अकादमी की एक योजना में बताया कि कोरोना महामारी की वजह से इसरो का ये लक्ष्य 2024 तक चला गया है। साथ ही एंटोनिटा ने कहा कि शुक्रयान को वर्तमान में भारत के GSLV Mk2 रॉकेट पर लॉन्च किया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिक शक्तिशाली GSLV Mark 3 रॉकेट का संभावित उपयोग के बारे में अभी मूल्यांकन चल रहा है, जो कि शुक्रयान को अधिक उपकरण या फिर ईंधन ले जाने की अनुमति देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार लॉन्च होने के बाद शुक्रयान को शुक्र तक पहुंचने में कुछ महीने का समय लगेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।